हेलो बच्चों, और कैसे हो? क्लास 12th में फिजिक्स स्टार्ट हम लोग का हो रहा है अब, राइट? इसमें हम लोग का पहला चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना? डेली हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस को इनकाउंटर करते हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज है, राइट? जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, रेडियो टेलीकम्युनिकेशंस हैं। इन सारे डिवाइसेस में हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट्स का यूज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिज्म का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों टॉपिक को सम अप करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट लॉन्ग बैक ग्रीक फिलोसफर्स ने स्टार्ट किया था, राइट? बाद में वेस्टर्ड और उनके स्टूडेंट्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। फैराडे ने भी काफी कुछ इस पे काम किया। फिर उस टाइम के कंटेम्परेरी बहुत सारे साइंटिस्ट का इसमें काफी कुछ इनपुट था, ठीक है? इसको लेकर के मिड 19th सेंचुरी में ना जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। पहले के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट्स को जॉट डाउन किए और एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में लेकर के आए, राइट? जिसके बाद से फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक टॉपिक के फॉर्म में इंक्लूड हो गया, ठीक है? तो अब हमारे लिए ये है कि भाई ये हम लोग क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो अच्छा, यदि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक को दो पार्ट में डिवाइड करके लिखें तो हम लोग इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं क्या? दिस इज व्हाट बेसिकली दिस इज इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, है ना? इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, ठीक है? अब देखो, इलेक्ट्रो का मतलब पता है क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाई इलेक्ट्रो? इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज। क्या मतलब होता है भाई? चार्ज मतलब होता है। स्टैटिक्स का मतलब क्या होगा? एट रेस्ट, ठीक है? मीन्स अब यहां से थोड़ा थोड़ा मेरे दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन क्या पॉसिबल है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ study of all the properties associated with charged particles at rest comes under consideration of electrostatics, राइट? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को हमें सिंपल सा डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? ऑल द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ चार्ज पार्टिकल्स एट रेस्ट कम्स अंडर कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है? तो किसकी बात कर रहे हैं भाई हम लोग? चार्ज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज की बात कर रहे हैं। अच्छा, मालूम चार्ज से रिलेटेड भी बहुत सारे जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स है ना, वो हम लोग डेली लाइफ में करते हुए आए हैं, ठीक है? मे बी कम कभी हम लोग उसको रियलाइज किए हों, कभी ऐसा होता है कि हम लोग उसको रियलाइज नहीं कर पाए हों, बट वो हम लोग इनकाउंटर करते हैं। जैसे तुम्हें एक प्रैक्टिकल सा एग्जांपल बताते हैं, बचपन में शायद किया भी होगा। पेपर पीसेस लो, ठीक है? पेपर पीसेस के पास कॉम लेकर के जाओ, कुछ नहीं होता। लेकिन कॉम्बिंग करो, कॉम्बिंग करने के बाद जब उसको पेपर पीसेस के पास लेकर के जाओगे ना, तो तुम्हें ऐसा दिखेगा कि अरे वो जो पेपर पीसेस हैं दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स कॉम, है? पहले तो नहीं हो रहा था, जब कॉम्बिंग करने के बाद ले गए तो होने लगा, ठीक? सिमिलरली तुम बलून लो, बलून को हेयर के पास लेकर आओ, कुछ नहीं होगा। अब बलून को हेयर के साथ रब करो, रब करने के बाद तुम क्या देखोगे ना? हेयर्स विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स बलून, ठीक है? जेरोक्स मशीन में हम लोग एक प्लेन पेपर डालते हैं और जो भी हम चाहते हैं मटेरियल, जैसा हम अपना उसमें सेटअप डालते हैं उसके हिसाब से जो हम चाहते हैं वो प्रिंट होकर के बाहर की तरफ आने लगता है। वो भी क्या है? ये सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं किसके? चार्ज के। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कई बार तुम लोग ना कार के डोर का नॉब टच करो, हैंडल टच करो, तो तुम्हें झटका सा फील होगा, करंट सा फील होता है, राइट? सिमिलरली यदि कहीं स्टील है या आयरन है और उसका शार्प एज है ना, उसको टच करने पे एक तुम्हें करंट सा फील होता है। ये सारा क्या है? ये सारा एप्लीकेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है? तो देखो, अब जैसे हम लोग ये एक्सपेरिमेंट्स को इनकाउंटर कर रहे हैं ना, सिमिलरली इस एक्सपेरिमेंट को इनकाउंटर किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, राइट? बेसिकली वो कुछ एक्सीडेंटली आ गया था, बाद में उन्होंने पूरा उसका एक सेटअप बनाया, सेटअप बना करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसको दो तरीके से डिमोन्स्ट्रेट किया। फर्स्ट टाइम में उन्होंने क्या किया ना, एक ग्लास रॉड लिया, ठीक, और उसको सिल्क क्लॉथ से रब किया। रब करने के बाद उसको फ्रीली हैंगिंग पोजीशन में ला दिया, किसी थ्रेड से हैंग कर दिया, ठीक। उन्होंने फिर सेकेंड लिया रॉड, ठीक, सेम ग्लास रॉड, और उसको भी अगेन सेकेंड वाले को भी सिल्क से रब किया। रब करने के बाद जब पहले वाले के क्लोज में लेकर के गए ना, तो पता है क्या हुआ? हमें ऐसा दिखा कि जो हैंगिंग रॉड है वो रिपेल होने लगा, ठीक है? उनको क्या दिखा कि जो हैंगिंग रॉड है वो रिपेल होने लगा। अब उस रॉड को, हैंगिंग रॉड को ऐसे ही छोड़ दिया, सेकेंड रॉड को उन्होंने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस किससे किया? प्लास्टिक का रॉड कंसीडर किया। अब उन्होंने प्लास्टिक का रॉड लिया और उसको फर से
फर से रब किया। अब फर से रब करने के बाद जब उसके क्लोज में लेकर के गया ना, तो क्या देखा कि पहला वाला जो रॉड है ना, ये अट्रैक्ट होने लगा, है ना। तो अनलाइक मास, 11th का स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ाई किए थे ग्रेविटेशन, याद करो, उसमें मास का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि बेसिकली मास इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी। वहां हमेशा अट्रैक्शन होता था, लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ अट्रैक्शन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, रिपल्शन भी हो रहा है। तो इसके पीछे जो प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है वो किसकी वजह से है, चार्ज की वजह से, है ना। किसकी वजह से है, चार्ज की वजह से। तो यदि हम लोग चार्ज को भी यहाँ से देखो सिंपली डिफाइन करना चाहें तो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज इज प्रॉपर्टी of a material by the virtue of which it attracts or repels another body, by the virtue of which it attracts or repels another body, that particular property is called as what, charge। ठीक है, ये चीज, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बेसिकली दिस इज प्रॉपर्टी, दिस इज मीन्स charge का, charge is the property associated with matter due to which it produces electric field and magnetic field and it also experiences, means ये प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपीरियंस भी करता है, किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को। ठीक है, चार्ज क्या है ये समझ में आ गया। अब देखो यहां तक तुम्हारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है कंपटीशन में, यहां तक ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल के लिए तुम्हारे इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भाई बताओ जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेफिनेशन क्या है, चार्ज का डेफिनेशन क्या है, राइट। तो डेफिनेशन पार्ट कंप्लीटेड। अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ चार्ज में। ठीक, तो बेंजामिन ने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में रिपल्शन हो रहा है, दूसरे पर्टिकुलर कंडीशन में अट्रैक्शन हो रहा है। तो इसकी वजह से, इसके बेसिस पे बेंजामिन ने इन चार्ज पार्टिकल को दो नाम दिया, यानी यहां से टाइप ऑफ चार्ज आ गया। कितने टाइप के, टू टाइप्स के। वन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज कॉल्ड एज नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बोलते ही ना बच्चों के दिमाग में कई बार आता है कि अच्छा पॉजिटिव चार्ज का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, प्रोटॉन। नेगेटिव चार्ज का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन। नहीं, ऐसा नहीं। देखो इसको कैसे डिफाइन किया गया है, यदि हम लोग कोई एक एटम कंसिडर करें, बचपन से करते आ रहे हो, सबसे अंदर कौन बैठा होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इधर ऑर्बिटल और शेल। तो इसमें कौन होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। क्या, इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व कर रहा है ना। हाँ, अब देखो सपोज करो कोई एक ऐसा एटम कंसिडर किया, एक ऐसा एटम कंसिडर किया जिसमें 10 प्रोटॉन्स हैं। कितने प्रोटॉन, 10, और 10 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। टोटल मिलाकर के क्या हो जाएगा भाई, जीरो। जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। ठीक, अब सपोज करो मैंने कुछ प्रोसेस किया, प्रोसेस करके यहां से दो इलेक्ट्रॉन को मैंने बाहर निकाल दिया। क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल से बाहर निकाल दिया। प्रोटॉन निकल सकता है क्या, नहीं। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है ना, टाइटली बाउंडेड है। तो बाहर निकलने का काम या बाहर से आने का काम कौन करेगा, कहाँ, एटम में, इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। ठीक, अब सपोज करो किसी प्रोसेस से मैंने यहां से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। ठीक, अब ये प्रोसेस क्या होता है हम लोग बाद में इसको डिफाइन भी करेंगे। ठीक है, तो देखो अब बचा क्या, 10 प्रोटॉन्स अभी भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो टोटल क्या होगा, पॉजिटिव, राइट। सेकेंड कोई एक्सपेरिमेंट किया जिसमें बाहर से दो इलेक्ट्रॉन आ गया, बाहर से इस एटम में दो इलेक्ट्रॉन आ गया, तो प्रोटॉन तो अभी भी 10 है, राइट। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 12। टोटल तुम्हें क्या मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। ठीक, तो देखो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग किसके बेसिस पे डिफाइन किए, ऑन द बेसिस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में। ठीक, तो यदि इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली इफ देयर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, there is excess of electron in comparison to proton, then that is called as what, negative charge। समझा ये चीज। तो इसके बेसिस पे टाइप ऑफ चार्ज को हम लोग डिफाइन किए हैं। ठीक है, अब तुम्हारे स्कूल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपटीशन में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अभी, ये तुम्हारे स्कूल के लिए। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम, राइट।
अच्छा, माइक्रोकुलम भी हम लोग कंसीडर करते हैं, और 1 माइक्रोकुलम इक्वल्स होता है 10⁻⁻6 कुलम। ठीक है, कितना होता है भाई? 10⁻⁻6 कुलम होता है। चलो, अब हम लोग आते हैं यूनिट ऑफ चार्ज, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। अब देखो, पहला इसका प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज स्केलर। ऑब्वियसली भाई, चार्ज के पास कोई डायरेक्शन तो होगा नहीं, मैग्नीट्यूड ही तो होगा ना, तो चार्ज कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे तुम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, चार्ज कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब देखो भाई, किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा ना, तो एक मिनिमम चार्ज होगा, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं मुझसे पहले, जैसे हम लोग अपने इंडियन करेंसी की बात करें, तो इंडियन करेंसी में हमारा जो बेसिक यूनिट है वो कितना है? एक 1 पैसा। 1 पैसा। बाकी जितने भी पैसे होते हैं, रुपए हम लोग काउंट करते हैं, वो उसी 1 पैसे के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। चाहे हम 10 पैसे की बात करें, 1 रुपए की बात करें, 1000 रुपए की बात करें, 1 लाख रुपए की बात करें, आएगा तो उसी 1 पैसे के मल्टीपल में ना। यानी हमारा सबसे छोटा यूनिट क्या है? 1 पैसा। ठीक, बाकी सब उसी के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। कभी हम लोग ये नहीं बोलते 3/2 पैसा, 1.5 पैसा, 2.5 पैसा, 3.5 पैसा, बोलते हैं क्या? नहीं ना। यूज करते हैं क्या? नहीं ना, है ना। नहीं यूज करते। हम लोग जो भी यूज करते हैं इंटीग्रल मल्टीपल में यूज करते हैं। सिमिलरली किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा ना, मिनिमम चार्ज किसी भी बॉडी पे कितना पॉसिबल है? ई के बराबर। किसके बराबर? ई के बराबर। ई का वैल्यू हमें पहले से पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब किसी भी बॉडी पे जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल है ना, वो इस ई के बराबर पॉसिबल है। ठीक, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। बाकी बॉडी पे एक चार्ज या दो चार्ज तो होगा नहीं, नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, तो वो नंबर को हम लोग एन कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज व्हाट? इंटीजर। दैट इज व्हाट? इंटीजर। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज हम लोग कंसीडर करेंगे, इट वुड बी कंसीडर्ड एज क्यू इक्वल्स प्लस माइनस एन ई। प्लस कब लेंगे? जब बॉडी पे डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज है। माइनस कब लेंगे? जब बॉडी पे एक्सेस ऑफ चार्ज है। क्लियर है ये चीज? चलो, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट कैरीज अ चार्ज ऑफ 10⁻20 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है। मतलब बॉडी के ऊपर पहले तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा, अच्छा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब बॉडी पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। ये तो पहले से हमारा क्लियर हो गया भाई, है ना। अब बात करते हैं, क्यू इक्वल्स क्या है? माइनस एन इंटू ई। यही है। एन देखो कितना दे रखा है? 10⁻20 दे रखा है। रख दें वैल्यू? चलो रखते हैं, -10⁻20। ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो क्या मिला? -16 कूलम मिला। ठीक है, तो ये चीज समझा। इससे रिलेटेड हो सकता है कहीं पे चार्ज दे दे, नंबर पूछ ले, छोटे मोटे क्वेश्चंस। ये तुम्हारे स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, और मेंस में कभी आता ही रहता है। अब तो सिंपल इस साल का जैसा पेपर आया 2021 का मेंस का, फरवरी का, उसको देख करके तो ये लगता है कई बार बच्चे उसमें भी कैलकुलेशन में गलत कर देते हैं, है ना। तो ये सब हम लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसी गलतियां ना हो कि पता चले छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो हम कैलकुलेशन में एरर कर रहे हैं। इट शुड नॉट बी डन। ठीक है। चलो, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर नॉट पॉसिबल? क्या है? नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन को हमेशा करेक्टली रीड करना बहुत जरूरी होता है। कई बार बच्चे केवल पॉसिबल पढ़ लेंगे, नॉट को छोड़ देंगे। फॉर अ बॉडी टू कैरी द चार्ज, इज ऑब्लिक आर का मतलब मे बी एक ऑप्शन सही हो, मे बी एक से ज्यादा भी ऑप्शन पॉसिबल है। राइट, तो देखो पहला क्या दे रखा है, हमें ये सोचना है कि अच्छा जो ऑप्शन नंबर ए है, ये पॉसिबल है या नहीं किसी भी बॉडी को कैरी करना। किसी भी बॉडी के लिए ये चार्ज कैरी करना पॉसिबल है या नहीं, ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो देखो, Q इक्वल्स क्या है भाई? N इंटू ई। एन इक्वल्स क्या है? Q बाई ई। हमें मालूम कि N क्या होता है, हमें मालूम ना N क्या होता है? इंटीजर।
राइट। चलो वैल्यूज रख करके देखते हैं। क्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻20 होल अपॉन ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितना आ गया 1/10। ओ माय गॉड, मिनिमम एन का वैल्यू 1 पॉसिबल है, ये कितना आ गया 1/10। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या बॉडी को रखना इतना चार्ज? नहीं है पॉसिबल, ई से छोटा आ गया। राइट, मतलब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से नॉट पॉसिबल की बात कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है, यस है, करेक्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, देखते हैं इसमें भी रख करके देख लेते हैं। नहीं, चलो ऊपर वाले को केवल इरेज करते हैं, बाकी तो यहीं से हमें पता चल जाएगा। देखो क्यू का वैल्यू कितना है भाई 8 इंटू 10⁻⁻18, तो ये कितना आ गया 50 आ गया क्या? यस 50 आ गया। ये पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। राइट, थर्ड की बात करें क्या, n इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो चलो q का वैल्यू रखें 9 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितना आया 90/16 आया। पॉसिबल है क्या? इंटीजर आ जा रहा है ना, पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। इंटीजर इंटीजर आना चाहिए, ये क्या आ रहा है फ्रैक्शन आ रहा है, सॉरी ये कैसा आ रहा है फ्रैक्शन आ रहा है। फ्रैक्शन पॉसिबल है क्या? नहीं है ना पॉसिबल। क्या पॉसिबिलिटी है इंटीजर की? तो ये पॉसिबल है नहीं है, तो क्वेश्चन के हिसाब से इट विल, ये भी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, थर्ड की बात करें, चलो रख लेते हैं थर्ड को। ये क्या है भाई 3 इंटू 10⁻10² अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। राइट, ये देखो क्या आ जाएगा 3/1.6 इंटू 10⁻21। तो मैं पहले ऐसा लगेगा कि अरे यार ये इंटीजर जाएगा क्या, कहीं फ्रैक्शन तो नहीं आ गया। मान लो फ्रैक्शन आ गया, मान लो फ्रैक्शन आ गया, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं कि चलो ये फ्रैक्शन आ गया, तो पॉसिबल होगा क्या? होगा। क्यों? देखो 10⁻21 है ना, 10⁻21 है, तो यदि ये फ्रैक्शन आएगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 10⁻21 सबको मैनेज कर देगा, यानी ये भी पॉसिबल। यहां तक सबको क्लियर? तो इस पे देखो, इन दोनों पे तुम्हारे स्कूल में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है, एंड जेई मेंस के पेपर में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, जहां जिस जिस टाइप का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है उसको हम लोग साथ में डिस्कस भी करते चलेंगे, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे साथ में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व। बताया कि चार्ज एक कंजर्व क्वांटिटी है, मींस इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब क्या हुआ भाई इनवेरिएंट का? चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब यदि चार्ज पार्टिकल को तुम किसी भी स्पीड से मूव कर दो, रिलेटिविस्टिक स्पीड से भी मूव करा दो, तो ई के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। अनलाइक मास, मास का स्पीड यदि रिलेटिविस्टिक मोशन, रिलेटिविस्टिक स्पीड दे दो तो उसका मास चेंज कर जाता है, लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता। दिस इज द रीजन चार्ज इज कॉल्ड एज व्हाट, इनवेरिएंट। ठीक है, अब देखो मजेदार चीज, यदि चार्ज पार्टिकल, देखो चार्ज क्या क्या चीजें प्रोड्यूस करता है। चार्ज पार्टिकल यदि ये रेस्ट पे है ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम चार्ज पार्टिकल यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगे ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, उसकी जगह यदि चार्ज पार्टिकल को तुम एक्सेलरेट करा दो, क्या करा दो? एक्सेलरेट करा दो, तो पता है वो तीन चीजें देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एज वेल एज इट रेडिएट्स एनर्जी, और एनर्जी भी रेडिएट करने लगता है। ठीक है, तो ये सारे चार्ज जब रेस्ट पे है और चार्ज जब मूव करने लगा तो उनके साथ क्या क्या चीजें जनरेट होती हैं। अब देखो, एक चीज तो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन ये पता है किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है बच्चों? पॉइंट चार्जेस के लिए। मालूम, टू बॉडीज, ध्यान से सुनना, two bodies having same nature of charge and they may attract each other. This is a conceptual point. ठीक है, एडवांस के मल्टीपल ऑप्शन में भी ये आ सकता है, मोर देन वन ऑप्शन में भी आ सकता है। क्या बोला? टू बॉडीज हैविंग सेम नेचर ऑफ चार्ज एंड दे मे अट्रैक्ट ईच अदर। कैसे? डिमॉन्स्ट्रेट करके तो दिखाना ही पड़ेगा, है ना, नहीं तो तुम्हें
कैसे संतुष्टि मिलेगा? देखो सपोज करो ये ए और बी दो बॉडी है, दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज हैं, ठीक। इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है। अच्छा एक बात बताओ, यदि बॉडी ए पॉजिटिवली चार्ज है तो इसमें नेगेटिव चार्ज होगा या नहीं होगा? तुरंत कमेंट में आंसर बताओ तो। ए बॉडी यदि पॉजिटिवली चार्ज है तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा या नहीं होगा? फटाक से कमेंट में बताओ तो। 1 2 3 4 5 सेकंड का बहुत टाइम था। होगा, बट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज। और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कैसा होगा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, राइट। तो देखो ए और बी दो बॉडी कंसीडर किया, ए पे चार्ज कितना है? Q1 है, बी पे कितना है? Q2 है, एंड द वैल्यू ऑफ Q1 इज मच ग्रेटर देन Q2। द वैल्यू ऑफ Q1 इज मच ग्रेटर देन Q2। तो अब मालूम क्या होगा? ये जो बॉडी है ना ए, इस पे जो ये पॉजिटिव चार्जेस है ना, वो बी के नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? बी के नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करता है। तो पॉजिटिव चार्ज विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग ऑन अनदर सरफेस, ठीक। अब देखो थोड़ा सा इम्बैलेंस इसमें भी होगा, लेकिन Q1 का वैल्यू बहुत बड़ा है, तो इस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना वो बहुत माइनर होगा, विच वी आर नेग्लेक्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? क्या करेगा बोलो, जल्दी कमेंट में बोलो। अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सपोज करो किसी फोर्स F1 से अट्रैक्ट कर रहा है। सिमिलरली ये पॉजिटिव चार्ज इन पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। सपोज करो रिपल्शन किसी फोर्स F2 से कर रहा है, क्लियर। अब देखो इनके बीच का फोर्स कुछ R1 है, इनके बीच का सेपरेशन, सॉरी नॉट फोर्स, सेपरेशन, इनके बीच का सेपरेशन R2 है। और मालूम ये जो फोर्स होता है ना, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू R स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू R स्क्वायर। तो देखो R1 छोटा है किससे? R2 से। तो ऑब्वियसली F1 का वैल्यू F2 से बड़ा होगा, तो नेट फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा। कितना लगेगा? F1 माइनस F2 ना। तो देखो यहाँ पे नेट क्या हो रहा है उनके बीच में? अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि टू बॉडीज हैविंग सेम नेचर ऑफ चार्ज एंड दे मे अट्रैक्ट इच अदर, ठीक। लेकिन यदि दोनों में सेम नेचर सेम अमाउंट में हो जाएगा ना, तब अट्रैक्शन नहीं होगा, तब तो पक्का है कि रिपल्शन नहीं होगा। अच्छा पता है इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम लोग? अट्रैक्शन इज नॉट अ श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम ये नहीं बताएंगे, नहीं बता पाएंगे कि वेदर दे आर हैविंग सेम नेचर ऑफ चार्ज और दे आर हैविंग अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज। क्योंकि अपोजिट है तो अट्रैक्ट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मान लो दोनों पे सेम नेचर का है बट अमाउंट का बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो भी अट्रैक्ट कर सकते हैं ना, राइट। वाइल रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब दो बॉडी यदि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं देन दे मस्ट बी हैविंग सेम नेचर ऑफ चार्ज। गॉट इट? सिमिलरली मान लो कोई हम लोग एक न्यूट्रल बॉडी कंसीडर कर रहे हैं। न्यूट्रल बॉडी हम लोग यहाँ पे किसके लिए कंसीडर कर रहे हैं? कंडक्टर के लिए, ठीक। तो उसको एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी भी अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ और निगेटिवली चार्ज बॉडी भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है हमारा, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है? ये फाइव पेयर्स ऑफ प्लेसेस ए बी एंड डी, ये 5 पेयर्स बनाए गए हैं। अच्छा इसमें सी के लिए क्या कह रहा है कि सी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। भाई सी तो न्यूट्रल है, ठीक। चलो ए और बी के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है भाई, इसको यदि हम पॉजिटिव एज्यूम कर लें तो ऑटोमेटिकली ये निगेटिव होगा, राइट। फिर ये तो पॉजिटिव है, सी कैसा है? न्यूट्रल है। सी कैसा है? न्यूट्रल, उसको हम एन से लिख दे रहे हैं, तो ये एन हो गया, राइट। फिर हम क्या देख रहे हैं कि ए और डी दे आर रिपेलिंग ईच अदर। ए कैसा है? पॉजिटिव है, यानी कि डी मस्ट बी पॉजिटिव क्योंकि रिपल्शन हो रहा है। बहुत बढ़िया। चलो अब आगे की कहानी। तो डी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, और सी कैसा है? न्यूट्रल। तो ये इसको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, क्योंकि एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े, तो भाई इनके बीच में ये अट्रैक्शन होगा, ठीक, ये अट्रैक्शन होगा। सिमिलरली बी की बात करें तो बी कैसा है? नेगेटिव। बी कैसा है? बी पॉजिटिव। तो इनके बीच में कैसा होगा? अट्रैक्शन होगा क्या?
ठीक है, इनके भी बीच में देखा रिपल्शन दिया ही है, सॉल्व। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देयर आर 4 बॉल्स ए बी सी एंड डी। बहुत बढ़िया, बना ले। बॉल ए एंड बी अट्रैक्ट इच अदर। ठीक है भाई, ये बॉल ए है, ये बॉल ए है, ठीक, ये बॉल बी है, दे आर अट्रैक्टिंग इच अदर। तो हम अट्रैक्शन को ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक, ऐसे एरो बना रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, बॉल ए एंड बी अट्रैक्ट इच अदर, बॉल बी एंड सी रिपेल इच अदर। बहुत बढ़िया, ये बॉल हम बी ले लिए, ये सी ले लिए, इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है ना। तो रिपल्शन कुछ ऐसे होगा क्या, रिपल्शन को हम ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, बॉल डी अट्रैक्ट्स बोथ ए एंड सी। बहुत बढ़िया, ये एक डी बॉल है जो ए से भी अट्रैक्ट हो रहा है और सी से भी अट्रैक्ट हो रहा है। बहुत ही बढ़िया, चलो अट्रैक्ट करा देते हैं। ये हो गया साइन अट्रैक्शन का। अब देखो, ए और बी दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। अब यदि हम इसको पॉजिटिव ले लें तो ये क्या होगा, बोलो बोलो क्या होगा, जल्दी बोलो, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी, क्या होगा बी में, निगेटिव, है ना। जिसके दिमाग में आंसर आ रहा होगा ना इसका, फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखना। सिमिलरली बी यदि निगेटिव है, बी क्या है, निगेटिव, तो सी क्या होगा बोलो, निगेटिव। क्यों, दे आर रिपेलिंग ईच अदर। अब चलो यहाँ देखें, ए कैसा है, पॉजिटिव है, सी कैसा है, निगेटिव है। अब डी एक ऐसा है जो ए से भी अट्रैक्ट हो रहा है और सी से भी अट्रैक्ट हो रहा है। तो जरा ये बताओ तो डी कैसा होगा, ऑब्वियसली न्यूट्रल होगा, क्योंकि न्यूट्रल ही एक ऐसा है जो ए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से ही अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे ज्यादातर नीट में भी आ सकते हैं, जेई मेंस में भी आ सकता है। ठीक है, तो जैसे मैं अब तो यहाँ पे सिर्फ 3-5 बॉल कंसीडर किए, ऐसे बहुत सारे केसेस बना सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा ये जैसे मैंने एरो बनाया ना, एरो बनाओगे तो तुम्हें क्लैरिटी रहेगा कि अच्छा फटाफट बनाया, और उसके बाद हम देख लेंगे कि भाई उसके हिसाब से बैठा लेंगे कि किसी को पॉजिटिव ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से बाकी जो बॉल्स हैं वो कैसा होगा। ठीक है, तो ये मेरे लिए इजी मेथड रहेगा। यहाँ तक पूरा क्लियर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ तक पढ़ने के बाद यदि किसी को भी डाउट आया हो तो वो हमसे कनेक्ट कर सकता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिखना, उसका जो भी डाउट्स होगा उसके डाउट्स का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोगों का क्या है, मेथड ऑफ चार्ज। आगे देखो,